नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के 6 अगस्त के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आगे की तरफ शुरुआत करते हैं एक इन्फॉर्मेशन के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2025 को लेकर के टारगेटेड हैं तो मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। और केवल गाइड करने के साथ साथ आपको 60 मेंस टेस्ट दिलवाए जाएंगे, 80 प्री टेस्ट होंगे और इन सभी टेस्ट की कॉपियों का आपका बाकायदे मूल्यांकन होगा। आपकी कॉपियों में क्या समस्या जा रही है, क्या दिक्कत जा रही है आपको लिखने में या पढ़ने में, इसके लिए आपके पास 1-to-1 मेंटर्स होंगे। मेंटर्स की डिटेल्स आपको सभी जगह मिल जाएगी, कौन है, उनकी क्या योग्यता है, और साथ ही में वीडियो सेशंस होंगे जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और इन सब के साथ आपको मिलेगा मेंस का एक क्वेश्चन बैंक, साथ ही प्री प्लस मेंस का करंट अफेयर्स। ये सब कुछ आपको 4995 में मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अभी एक ऑफर चल रहा है कि इसके साथ मेंस के नोट्स भी आपको, प्रिंटेड नोट्स आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। सारी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल सकती है, आप बाकी की जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुबह के विचारों के साथ कि लोग भाग्य के नहीं, केवल अपने मन के कैदी हैं। हम अक्सर भाग्य पे डिपेंडेंट होते हैं, भाग्य को दोष देते हैं। कोई भी समस्या जाती है हम अपने भाग्य पे ले जा कर के उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मन होता है वो हमें कर्म करने से रोकता है। हम अपने मन को यदि नियंत्रण रखें, मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे, यदि हम अपने मन को जीत लें तो इस कैद से हम बाहर आ जाते हैं और हम धीरे धीरे एक नया सवेरा क्या करते हैं, देखने लगते हैं। तो इसी सवेरे के साथ शुरुआत करेंगे हम आज के पहले प्रश्न की। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न क्यों आया? ये प्रश्न इसलिए आया कि मिलने वाले हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024। ये जो पुरस्कार होते हैं ये एक प्रकार से किसानों को भी मिलते हैं, जो डेयरी या सहकारी समिति वगैरह होती हैं उनको भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो कृत्रिम गर्भधारण टेक्नोलॉजी होती है उससे भी रिलेटेड लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है। और इस पुरस्कार की क्या है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। ये किस उद्देश्य से चालू किया गया था? तो ये इस उद्देश्य के साथ चालू किया गया था कि इसमें जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में या कृषि किसान हैं या उससे जो टेक्निकल लोग हैं या समितियां हैं, कंपनियां हैं, इस क्षेत्र पे जो कार्य कर रही हैं उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि ये हमारे रोजगार और कृषि दोनों का एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, अंग है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का। विशेषकर कि जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें तो इसका योगदान है ही। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था के इतर भी इसमें बहुत सारे लोगों को परोक्ष या अपरोक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रोजगार बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो इन्हीं को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इस रत्न की शुरुआत करी थी, जिसको नाम रखा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, गोपालक को गोपाल बोला जाता है, तो उसी के नाम से चालू करी। अब ये पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए जाते हैं। कुछ विशेष बात है इसकी, ये जो है ये पुरस्कार जो आता है ये पशुपालन, आपका जो डेयरी विभाग आता है इसके अंतर्गत आता है। पशुपालन डेयरी विभाग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है जिसको हम लोग आरजीएम बोलते हैं, ये 2021 से चालू किया गया। इसी ने प्रतिवर्ष 2021 से इसको देने की शुरुआत करी थी। बात करी जाए, पेपर में भी आ चुका है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी दिसंबर 2014 में की गई थी। राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और इसमें अलग अलग 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। लेकिन इसमें जो आर्टिफिशियल टेक्निक से जो ये करते हैं उनको नहीं दी जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे जो श्वेत क्रांति के जनक रहे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 2014 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो कि एनडीबी है और इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने 22 राज्य स्तरीय दुग्ध संघों ने 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन मनाने का संकल्प किया था। हालांकि बात करी जाए विश्व दुग्ध दिवस की तो वो 1 जून को मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न क्रमांक 2 है, हाल ही में मध्य प्रदेश में 1500 डमरू नाद यानी डमरू वादन का विश्व रिकॉर्ड बना है। ये कहाँ पर बना है? तो ये जो बना है ये उज्जैन में महाकाल का जो परिसर है वहाँ पर बना है। मध्य प्रदेश ने 2024 में लगभग संगीत से जुड़े हुए 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड जो अभी तुरंत बना है ये डमरू नाद का बना है। डमरू की एक साथ ध्वनि निकाली गई थी, एक साथ 1500 लोगों ने डमरू बजाया है। सावन का त्यौहार चल रहा है, महाकाल की सवारी चल रही है, उसी के उपलक्ष्य में ये सभी के वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे
और इसके पहले यदि इस रिकॉर्ड की बात करी जाए तो 488 डमरू बचे थे और ये बनाया गया था फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा न्यूयॉर्क में बनाया गया था। उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ करके इसको 1500 किया है। हालांकि इसके पहले मध्य प्रदेश में बात करी जाए तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हमारा खजुराहो है, वहाँ पर राग बसंत किले में 1484 कथक नृत्य किए गए थे एक साथ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके जस्ट पहले हमारे यहाँ तानसेन समारोह जो कि ग्वालियर में आयोजित होता है, इसमें लगभग 1282 तबला वादकों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो 3 कीर्तिमान संगीत के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे कार्यक्रम धृति की। इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो जिसका आयोजन किया जाता है ये मध्य प्रदेश पुलिस परिवार कल्याण के द्वारा किया जाता है। भोपाल पे एक बड़े स्तर पे भी इसका कार्यक्रम हुआ है। धृति एक्चुअली में है क्या? ये जो पुलिसकर्मी होते हैं इनके परिवार का एक लोग इसमें इकट्ठा होते हैं और साथ ही साथ क्योंकि पुलिसकर्मियों को क्या होता है, जो जीवन होता है, जो पुलिस जॉब होती है वो 24 आवर की एक तरह की जॉब होती है, कभी कभी 48 आवर भी हो जाते हैं। तो इनके परिवार के लोग को कई प्रकार के स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक पुलिस परिवार कल्याण बनाया गया और मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। और इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। जैसे किसी को उसमें दिशा प्रोग्राम चलता है, निःशुल्क टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दी जाती है, कैरियर को लेकर के मार्गदर्शन दिया जाता है। तो अभी भोपाल पे एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम हुआ है और इसमें है क्या कि इसमें क्या है कि जो इसके अंतर्गत पुलिसकर्मी होते हैं उनकी महिला सदस्याएं जो होती हैं उनको अलग से, उनके अंदर यदि कोई क्षमता है, कार्य करने की कोई क्षमता है, उनके अंदर कोई आर्ट है तो उसको जीवित किया जाता है, उसको उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद उसका एक क्या कहते हैं उस स्टॉल लगता है, वहाँ पे सभी लोग परचेस करते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है, अर्निंग भी होती है और एक सामाजिक कार्य में भी जुड़े रहते हैं। तो जो एक तनावपूर्ण जीवन होता है उससे वो लोग बाहर आते हैं। तो धृति का नाम याद रखना है। आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निवेश के लिए विशेष अपना मध्य प्रदेश, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है उद्योगपतियों का, कहाँ पे होने वाला है? तो ये इंटरेक्टिव सेशन जो होने वाला है ये बेंगलुरु में होने वाला है। ठीक है, अब हम इसमें डिटेल देख लेते हैं। देखिए 7-8 अगस्त को अभी तुरंत इसका एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। मुख्यमंत्री बेंगलुरु में जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या करेंगे, वहाँ पे अपने मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की खासियत क्या है कि जिसकी वजह से आप हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो देखिए मिनरल ऑप्शंस के लिए मध्य प्रदेश को पहले ही राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं उनमें कोयला है, लाइमस्टोन है, डायमंड है और फायरोक्लाइड है। ठीक है, और मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। अब बात करी जाए देश के जो कोयला का उत्पादन होता है उसमें 3,61,411 मीट्रिक टन होता है, जिसमें से 30,000 लगभग 31,000 मीट्रिक टन कोल रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जो कि पूरे देश का 8% है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रमुख कोयला भंडारों की बात करी जाए तो सिंगरौली, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नरसिंहपुर, यहाँ पर हमारे यहाँ कोयला के भंडार पाए जाते हैं। वहीं पे लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बात करी जाए तो पूरे देश में जो 19,000 के लगभग मैट्रिक टन का मध्य प्रदेश में है, सॉरी भारत में है, उसमें से 1692 मीट्रिक टन जो है केवल मध्य प्रदेश में, जो कि देश के कुल जो लाइमस्टोन भंडार है उसका 9% केवल मध्य प्रदेश में। और ये ज़्यादातर आपको कटनी से लेकर रीवा, सतना, सीधी, मैहर, ये जो क्षेत्र है, पटना, धार, नीमच में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। वहीं में डायमंड की बात करी जाए देखो तो इसमें तो मध्य प्रदेश का पूरा एकाधिकार है। देश में उपलब्ध जो डायमंड भंडार है उसका 90% केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है और उसमें भी पन्ना और छतरपुर अभी से कितने कैरेट का, 14 कैरेट का कुछ ही दिन पहले पाया गया है, तो पन्ना और छतरपुर में मिलता है। डायमंड बिजनेस पार्क और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 5 ब्लॉक की अभी हाल फिलहाल पहचान की गई है। बात करी जाए फायरोफ्लाइट की तो ये देश के जो कुल उत्पादन फायरोफ्लाइट होता है उसमें से 41% केवल मध्य प्रदेश में हो रहा है। 14 मिलियन टन मध्य प्रदेश में, जो कि देश का सर्वाधिक है, और ये पाया जाता है आपके छतरपुर, सिवरी, टीकमगढ़ में। और इसका जो यूज किया जाता है हमारे यहाँ जो सेरेमिक होती है, टाइल्स वगैरह होती हैं, पॉटरी होती हैं, पोर्सलन टाइल्स, इन सब उद्योग में इसका फायरोफ्लाइट का यूज किया जाता है। आपको ये ज़्यादातर आपको छतरपुर, शिवपुरी ये वाला बेल्ट है यहाँ पे आपको इसको देखने को मिलेगा। फ्लैग स्टोन की बात करी जाए तो ग्वालियर और शिवपुरी में आयरन और क्वार्ट्ज ऑफ फ्लैग स्टोन पाया जाता है। वहीं झाबुआ, अलीराजपुर में रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज, ग्रेफाइट मिलता है। नीमच में भी लाइमस्टोन मिलता है। बैतूल में कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट और लेड जिंक मिलता है। छिंदवाड़ा जो है
कोल, मैंगनीज और डोलोमाइट के लिए फेमस है। बालाघाट की बात करेंगे, हम सभी को पता है कॉपर मैंगनीज यहाँ पे मिलता ही है, साथ में डोलोमाइट, लाइमस्टोन और बॉक्साइट भी है। तांबा देश में लगभग 163.9 मैट्रिक टन है, तो मध्य प्रदेश में 120.4 मैट्रिक टन है, जो कि देश का 73% तांबा मध्य प्रदेश के पास है। वहीं मैंगनीज एस की बात करी जाए तो 75 मैट्रिक टन है, मध्य प्रदेश में 19.6 मैट्रिक टन है, जो कि 26% देश का 26% है। मंडला और डिंडोरी डायमंड और डोलोमाइट बॉक्साइट की यहाँ पे भी सर्च की गई है। सिंगरौली कोयले के लिए जाना ही जाता है, साथ में भी गोल्ड की भी वहाँ पे खोज की गई है। शहडोल उमरिया जो है ये कॉल बेड मीथेन हम लगातार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मिलती है, कोयला यहाँ पे मिलता है, बॉक्साइट यहाँ पे मिलती है। बॉक्साइट बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में देश का 3% बॉक्साइट मध्य प्रदेश में है। वहीं पे हमारा जो सागर छतरपुर पन्ना है, यहाँ पर डायमंड और रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर और आयरन ग्रेनाइट भी पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट की बात करी जाए तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश में 9.0 मैट्रिक टन है, जो कि 29% रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश में पाया जाता है पूरे देश का। वहीं जबलपुर में डोलोमाइट और आयरन एस पाया जाता है, लाइमस्टोन भी मिलता है, मैंगनीज और गोल्ड। मार्बल तो जबलपुर का फेमस ही है। मध्य प्रदेश में 54.1 है लौह अयस्क, जो कि देश का 1% है। ठीक है, ये सारी की सारे जो आपको यहाँ पे फैक्ट्स मिले हैं, आप इनको अपने एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं फैक्ट्स पे जा करके कल मुख्यमंत्री जो है 7 और 8 अगस्त को बेंगलुरु में बात करेंगे। निवेशकों को बताएंगे कि हमारे यहाँ खनिज संपदा इतने स्तर की है, और साथ ही साथ हम आपको कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी देते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम है, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, हमारे पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और कई मामलों में हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है, और शांत प्रदेश है, कोई यहाँ पे उद्यम बात नहीं होती। राष्ट्रीय रैंकिंग की बात करी जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश तांबा, मैंगनीज और हीरा के उत्पादन में पहले स्थान पर है, रॉक फॉस्फेट में दूसरे पे है, चूना पत्थर पे तीसरे पे है, और कोयला उत्पादन पे मध्य प्रदेश चौथे स्थान पे है। देश में हमारा एक विशिष्ट स्थान है, तो उद्योगपतियों को 1 to 1 चर्चा में यहाँ पर बुलाया जाएगा। पिछले दिनों मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि विदिशा जिले में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है, ये किसके द्वारा कराया गया था? तो ये है नीलकंठेश्वर मंदिर। इसका जो निर्माण कराया गया था महाराजा भोज के, जो उनकी वंशावली है उससे जुड़े हुए उनके पुत्र हैं महाराजा राव भोज के, उनके पुत्र जो है राज उदयादित्य के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब बात करी जाए इसकी, तो देखिए ऐसा है कि मध्य भारत में ये बहुत ही कम ऐसे मंदिर हैं जिनका एक सटीक रूप से निर्माण करता और समय आपको वहाँ के जो शिलालेख है उसमें देखने को मिलता। उनमें से एक मंदिर ये है, हालांकि उदेश्वर मंदिर भी है जिसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि किसके द्वारा और कब कराया गया है। तो इस मंदिर में जो 2 शिलालेख पाए गए हैं उसमें लिखा हुआ है कि 1059 से 1080 के बीच परमार राजा उदयादित्य के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, विदिशा जिले में है, नीलकंठेश्वर मंदिर है, परमारों के द्वारा निर्माण कराया गया। अब परमारों में उदयादित्य के द्वारा इसका कराया गया। इसमें उत्तर एक अच्छा दिया था देवांशु ने बाकायदे बताया था कि विदिशा जिले का नीलकंठेश्वर का मंदिर परमार शासक उदयादित्य द्वारा 11वीं शताब्दी में क्या किया गया था, निर्माण कराया था। स्थान इसका 11 है, भगवान शिव को समर्पित है, नागर शैली में मंदिर बना है। बहुत अच्छी बात, इन्होंने 3 फैक्ट्स बताए हैं। अब ये मान के चलिए कि 2 नंबर इनके इसमें पक्के हो जाते हैं, किसके द्वारा कराया गया, किस स्थान पे है, साथ ही साथ जब आप उसकी शैली बता देते हैं कि ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, तो ऑटोमेटिक अब इसके बाद इसमें आपको जानने के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक है, शिव को समर्पित है, बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पे बता दी। तो देवांशु आपका धन्यवाद। बाकी लोगों को भी आज के प्रश्न में कमेंट करके जरूर बताना है कि खाना देश में 1818 में विद्रोह हुआ था, ये किस जाति से संबंधित है। ठीक है, 2 से 3 बातें आप सभी लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताएंगे वीडियो के नीचे। वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और आपको कोशिश करनी कि आप 2 मार्कर या थीम के फॉर्मेट पे आंसर दें, क्योंकि अभी हमारे पास प्री के लिए लंबा समय है। क्वेश्चन हम प्री ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट से पूछ रहे हैं, लेकिन आपको आंसर मेंस के फॉर्मेट से देना है। 3 लाइनें आप सभी को उसके बारे में बतानी है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने हैं, जिसके आंसर अच्छे होंगे, राइट होंगे, एग्जाम गुरु जिनको अपना हार्ट देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप सभी को हार्ट्स मिलें। और एग्जाम गुरुजी में मेंस से रिलेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, आप ये सेपरेट कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं। PDF टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना करके रख सकते हैं।